हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु एंड आज अपन पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि क्लास 11 चैप्टर है। एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं तुम लोग को सारी की सारी बेसिक चीज़ें बता दूंगी इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर में बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये जो चैप्टर है ना सेल, ये सारी की सारी हमारी बॉटनी का या एज वेल एज जूलॉजी का भी ये बेस बनाती है। इसमें हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो हम लोग को पूरे बॉटनी पूरे जूलॉजी में काम आएंगी। तो डोंट स्किप दिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो तुम लोग को नोट्स की चिंता मत करना। नोट्स के लिए तुम लोग को मैंने ऑलरेडी मेरे व्हाट्सएप चैनल दे दिया है, वहाँ पे जाके तुम लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। एंड अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को ये तो पता ही होगा कि जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो सेल है वो हम लोग का बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट कैसे है? जो हम लोग का ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो ह्यूमंस के में जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो तो सेल है। तुम लोग इसको 5th 6th क्लास से ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी हम लोग का जो ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ह्यूमन की बात अगर कर रही हूँ तो ह्यूमन के में सेल सबसे ज़्यादा बेसिक है। सेल के बाद जो सेल्स है वो साथ मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम के बाद पूरा इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। इसी तरीके से इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करूँ तो सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एनिमेट और इनएनिमेट, ठीक है। तो हम लोग नोट्स को पढ़ते चलना है, तुम लोग को ऑलरेडी ऐसी ही बता दे रही हूँ। एंड नोट्स में क्रिस्टल क्लियर लिखी हैं चीज़ें। तुम लोग को अगर कोई मेरी बोलने से नहीं समझ में आ रहा होगा तो यू कैन ऑल्सो रीड माई नोट्स, तो बहुत ईजिली सब समझ में आ जाएगा। इनएनिमेट की बात कर रही हूँ मैं। इनएनिमेट क्या होता है? इनएनिमेट में ना जो सेल्स है वो एब्सेंट होती हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं। एंड इनके में जो बायोटिक फैक्टर हैं वो नहीं दिखते, यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ इनमें होती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनमें एबायोटिक फैक्टर होते हैं, जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, ये सब इनमें दिखते हैं। एंड तुम लोग सिंपली ये बोल सकते हो कि जो इनएनिमेट होते हैं वो मैटर विदाउट लाइफ कहलाएंगे। एंड एनिमेट की बात कर रही हूँ मैं, तो एनिमेट जो है लिविंग चीज़ें होंगी एंड उनमें सेल प्रेजेंट होगा एंड उसमें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी दिखेंगी। क्यों? क्योंकि वो लिविंग है भाई, तो उनके में ऑफकोर्स जाहिर सी बात है ये कि जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो दिखेंगी। एंड मैटर विथ लाइफ जो होता है वो एनिमेट में आएगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म की बात करती हूँ। प्रोटोप्लाज्म बहुत ईजी है बट इम्पॉर्टेंट भी है। प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ें आएंगी, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब कि जो न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। एंड जो साइटोप्लाज्म होता है वो दोनों मिला के बनाएंगी प्रोटोप्लाज्म। एंड जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट कहलाती हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा कोई भी सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर ये वाला जो लेयर मैंने बनाया ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। एंड इसके बाहर वाला जो मैंने लेयर बनाया ये मान लो कि सेल वॉल है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो मान लो कि ये वाली जो है ये सेल वॉल है एंड ये सेल मेम्ब्रेन है एंड ये एक प्लांट सेल है। अब इसके अंदर ये वाला जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर सारी की सारी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगी। अब इस साइटोप्लाज्म में तुम लोग मान लो कि यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो तुम लोग सिंपली ये बोल सकते हो कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का कंटेंट जितना भी है वो कहलाएगा हमारा प्रोटोप्लाज्म। एंड तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट एंड सेल विदाउट सेल वॉल जो है वो भी प्रोटोप्लास्ट ही कहलाएगा। अब बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं जिनमें कि सारे फंक्शंस जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करता है। बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल सेल परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को। इनमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है कि कौन सा ऑर्गन कौन सा काम करेगा, कौन से ऑर्गन सिस्टम कौन से काम करेंगे, सब कुछ इसमें स्पेसिफाइड होता है। बट इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से वो अगर बना हुआ है तो सारे जो फंक्शंस हैं जिंदा रहने के लिए सबका सब जो है एक ही सेल को करना पड़ेगा। एंड ये जो सेल है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कैसे कर सकता है? ये इसलिए इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शंस को खुद से परफॉर्म कर ले रहा है, तो क्यों ना ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा भाई, आराम से कर लेगा, ठीक है। अब बात करती हूँ डिस्कवरी ऑफ सेल की। डिस्कवरी ऑफ सेल में तुम लोग को दो चीज़ें देखनी है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सेल में दो चीज़ें देख लो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो डिस्कवरी ऑफ नॉन लिविंग सेल है वो किसने किया था एंड डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल किसने किया था। डिस्कवरी ऑफ नॉन लिविंग सेल जो है रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665 एंड जो लिविंग सेल है उसका डिस्कवरी किसने किया था? एंटोन वॉन लेवेनहुक ने इन 1674। इंपॉर्टेंट है दोनों का दोनों, ठीक है। एंड अब तुम लोग ये भी देखो कि जो रॉबर्ट हुक है वो जिन्होंने 1665 में जो है नॉन लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था वो कैसे किया था? तो उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया था कॉर्क को। कॉर्क
क्या होता है, कॉर्क एक डेड प्लांट सेल होता है जिसमें कि साइटोप्लाज्म होता ही नहीं है, ठीक है, जिसमें साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कॉर्क को, फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कॉर्क है उसमें छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स लाइक चीज़ें हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसको क्या नाम कर दे दिया, उन्होंने उसको सेल का नाम दे दिया। सेल वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सेल्यूला, जिसका मतलब होता है कंपार्टमेंट। अब बात करती हूँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेड इट ईजी फॉर अस टू स्टडी द सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो डिस्कवरी हुआ तो क्या हुआ, चीज़ें एकदम आसान होने लगी। आसान इन द सेंस कि सब चीज़ें मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो लोग ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते थे, ईज़िली उन लोग स्टडी कर सकते थे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। एंड अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो जो न्यूक्लियस है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। एंड एनीथिंग लेस दैन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कोई भी चीज़ अगर सेल से छोटी है तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि सारे के सारे फंक्शंस वो सिंगल सेल परफॉर्म कर ले रही है, बट अगर वो सेल नहीं है, सेल से छोटा कोई भी यूनिट नहीं होता जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करती हूँ सेल थ्योरी की। जो सेल थ्योरी है वो दो लोगों ने दिया था, स्क्लीडन एंड श्वान ने। स्क्लीडन एंड श्वान दोनों ने 1838 एज वेल एज उसके बाद श्वान ने 1839 में जो है सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था, ठीक है। एंड जो स्क्लीडन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे एंड श्वान जो थे वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। अब देखो स्क्लीडन ने क्या किया, स्क्लीडन ने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट सेल है वो कंपोज्ड हो रही है सेल से, और सेल जो है टिश्यूज़ बना ले रहे हैं। तो स्क्लीडन का सिर्फ इतना ही कहना था कि जो प्लांट्स हैं वो कंपोज्ड होती हैं सेल्स और टिश्यूज़ से, ठीक है। उसके बाद जो श्वान थे जिन्होंने नेक्स्ट ईयर जो 1839 में उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था किसको, प्लांट एनिमल सेल को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। एंड उन्होंने ये चीज़ देखा कि जो एनिमल सेल है उसके बाहर में एक लेयर प्रेजेंट है जिसको उन्होंने क्लासीफाई किया है एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी चीज़ उन्होंने ये देखी कि जो सेल वॉल है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी है प्लांट सेल का, क्योंकि वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं थी। तो उन्होंने ये चीज़ भी ऑब्जर्व करी। तीसरी चीज़ उन्होंने ये ऑब्जर्व करी, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो किससे बनी होती है, सेल्स एंड उसके प्रोडक्ट यानी कि टिश्यूज़ से बनी होती है। तो मैं लोग रिवाइज कराती हूँ कि जो सेल थ्योरी है इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय स्क्लीडन एंड श्वान इन 1838 एज वेल एज इन 1839, ठीक है। जो स्क्लीडन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे एंड श्वान वॉज द जर्मन जूलॉजिस्ट। एंड अब देखते हैं, बात करते हैं स्क्लीडन की। तो स्क्लीडन ने क्या किया था, स्क्लीडन ने प्लांट को ऑब्जर्व करके उनका कंक्लूजन ये था कि जो प्लांट है वो किससे बनी होती है, सेल से, एंड सेल जो है टिश्यूज़ बनाती है। और बात कर रही हूँ मैं श्वान की। तो श्वान ने 3 चीज़ें दी है। श्वान ने दिया कि सबसे पहला जो एनिमल सेल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। दूसरा उन्होंने दिया कि जो सेल वॉल है इट इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल ऑफ द प्लांट सेल। तीसरा उन्होंने ये दिया कि जो सेल्स और एनिमल्स हैं वो कंपोज होते हैं सेल्स और उनके प्रोडक्ट से। अब देखो भाई, इनका ड्रॉबैक भी था। ड्रॉबैक क्या था सेल थ्योरी का? ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने ये तो बता दिया कि ऑब्जर्व किया जब उन्होंने प्लांट सेल को, एनिमल सेल को, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताई है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बता पाए कि जो सेल है वो जो भाई एग्जिस्ट कर रही है सेल वो बनी कैसे है, उसके पहले वाला सेल कैसे आया। तो तुम लोग ये तो नहीं बता पा रहे हो कि जो सेल है वो कैसे, तुम लोग ये तो बता दे रहे हो कि सारी जो आउटर लेयर प्रेजेंट है, ये है वो है करके सब तो बता दिए लोग, लेकिन ये कौन बताएगा कि जो पहले से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो कैसे कर रहा है। तो उसके बाद ना रुडोल्फ वर्चाओ आए। रुडोल्फ वर्चाओ ने 1855 में ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का एक लैटिन वर्ड है ये, इन्होंने कंसेप्ट दिया। एंड इसका मतलब ये होता है कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो वैसे ही यहाँ पे भी वही केस हुआ, वही सीन यहाँ पे चला कि जो ओल्ड सेल्स थी उन्हीं से न्यू सेल्स फॉर्म हो रही थी। ये रुडोल्फ वर्चाओ ने बताया एंड इन्होंने ही फाइनल शेप टू सेल थ्योरी दिया। एंड सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और देखो सारी की सारी ऑर्गेनिजम्स सेल्स और उसके प्रोडक्ट यानी कि टिश्यूज़ से बने होते हैं। ये बताया किसने? ये बताया तो उन्होंने था, स्क्लीडन एंड श्वान ने, बट इसको फाइनल शेप किसने दिया? तो रुडोल्फ वर्चाओ ने। एंड यहाँ पे सिंपली ये भी लिखा है कि फाइनल शेप वॉज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चाओ टू द सेल थ्योरी, ठीक है। इतनी बातें थी हमारी किसके बारे में? सेल थ्योरी के बारे में। अब बात करते हैं किसकी? डिलिमिटिंग लेयर की। डिलिमिटिंग लेयर मतलब होता है आउटर मोस्ट लेयर, या फिर बोल सकते हो कि जो बाउंड्री बनाता है किसी भी पर्टिकुलर सेल का। एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होगी यानी कि प्रोटेक्टिव जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी वो क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल वो होगी सेल वॉल। क्यों होगी? क्योंकि आउटर मोस्ट जो
कवर करके रख रही होती है, तो वो जो है वो सेल वॉल ही होती है, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में कुछ चीज़ें आएंगी। सबसे पहली चीज़, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन रहता है। आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस होता है एंड क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। एंड यूक्रोमैटिक क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ तो इसमें भी दो चार चीज़ें आएंगी। पहला आएगा डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए जो है प्रेजेंट रहेगा। इसमें नॉन स्टोन प्रोटीन आएंगे। नॉन स्टोन प्रोटीन इस केस में यानी कि यूक्रोमैटिक के केस में ये लोग नॉन स्टोन प्रोटीन एसिडिक इन नेचर है एंड स्टोन जो है वो बेसिक इन नेचर है। एंड यहाँ पे आरएनए भी प्रेजेंट होगा। मैं यहाँ पे बेसिक और एसिडिक क्यों बता रही हूँ स्टोन और नॉन स्टोन का, वो तुम लोग को आगे पता चलेगा। एंड ये भी देख लो कि जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। एंड तुम लोग को ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्रोमोसोम का है, ठीक है। इसमें क्रोमैटिड को भी मैंने दिखा दिया है। डीएनए देख लो, डीएनए का लेंथ होता है 2.2 मीटर और न्यूक्लियस का साइज़ होता है इट इज़ 10⁻⁻⁶ मीटर। स्टोन एंड नॉन स्टोन जो है पैकेजिंग में मदद करते हैं। न्यूक्लियस क्रोमोसोम के अंदर होता है, क्रोमोसोम डीएनए में, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया। जो डीएनए है, डीएनए किस में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में, एंड क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। इतनी बातें थी यहाँ तक की। उसके बाद प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात करते हूँ। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस के में क्या होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, इनमें होता ही नहीं है। उसके बाद न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस बोल सकते हो कि एब्सेंट होता है। एंड इसका जो डीएनए है वो नेग्ड होता है, फ्री होता है साइटोप्लाज्म में। एंड द फॉल्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, ठीक है। फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ट्रू क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट है। स्टोन प्रोटीन यहाँ पे एब्सेंट है बट नॉन स्टोन यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन जो नॉन स्टोन यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या है, यहाँ पे बेसिक इन नेचर है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो यूक्रोमैटिक क्रोमोसोम होते हैं उनमें नॉन स्टोन एसिडिक होते हैं एंड स्टोन बेसिक होते हैं, पर यहाँ पे स्टोन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टोन है जो कि बेसिक इन नेचर है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने तुमको पहले ही बोला था। उसके बाद साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। जो साइटोप्लाज्म है इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। हम लोग को लिविंग स्टेट में रखने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी कहाँ पे होती हैं, साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड रीजन है जहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है साइटोप्लाज्म। एंड प्लांट्स में, एनिमल्स में साइट ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी बोल सकते हो, यहाँ जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। एंड विच कीप्स द सेल इन द लिविंग स्टेट, ठीक है। सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं। जो सेल ऑर्गेनल है इसमें यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज एक्सेट्रा, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट यहाँ पे एब्सेंट होता है क्या, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ठीक है। इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट में, ये याद रखना। राइबोसोम की बात करूँ तो जो राइबोसोम है इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल। ये मेम्ब्रेनलेस होता है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है एंड ये पेलाडे पार्टिकल भी कहलाता है। और ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है वो 70s होता है एंड यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है वो 70s और 80s दोनों कहलाता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक में रेटिकुलम में तुम्हारा 80s राइबोसोम प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में इट विल बी 70s, साइटोप्लाज्म में 80s प्रेजेंट होगा एंड क्लोरोप्लास्ट में भी 70s प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेंट्रियोल पे आ जाते हैं। सेंट्रियोल जो है एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में एंड इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोट, लेकिन स्पेसिफिकली याद रखना कि यूकैरियोट में भी एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा एंड ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। ये एब्सेंट होता है हायर प्लांट में, ठीक है। मेम्ब्रेनलेस होता है ये एंड इसमें ये बना होता है दो सेंट्रियोल से, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम दिया है, इसको देख लेना। सेंट्रियोल क्या होते हैं, सेंट्रियोल जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेड अप ऑफ माइक्रोटिब्यूल से होते हैं। हर एक चीज़ पता है, जब मैं जितना भी मैं तुम लोग को अभी पढ़ा रही हूँ वो सिर्फ मैं ऊपर से पढ़ा रही हूँ। ऊपर से मतलब कि एनसीईआरटी में जो दिया गया है वैसे पढ़ा रही हूँ। ये सब बेसिक है, इनको हम लोग को पूरे डीपली पढ़ना है। एक एक चीज़ को हम लोग को क्लियर करते हुए आगे पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे। तो चिंता मत करो कि अगर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बस पेशेंस रखो, पढ़ते रहो, तुम लोग को आगे आने वाले लेक्चर में सब में समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की और यूकैरियोट की। बैक्टीरिया इज़ अ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की, ठीक है। अब देखते हैं साइज़ के बारे में। तो साइज़ जो है प्रोकैरियोट में स्मॉल होता है, डिवीजन फास्ट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होता है। ये सब तुम लोग पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग को सब समझ में आ जाएगा। मैंने जो बताया सब वही लिखा है यहाँ पे। शेप एंड साइज़ ऑफ द सेल की बात करती हूँ। जो शेप एंड साइज़ जो है वेरी करता है। माइकोप्लाज्मा जो है एक प्रोकैरियोट है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल। याद रखना, क्वेश्चन में आता है, नीट में भी आता है, बोर्ड्स में भी आ जाता है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका लेंथ क्या है, तो दैट इज़ एक्चुअली 0.3 माइक्रोमीटर। उसके बाद शेप एंड साइज़ वेरी करता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया।
जो बैक्टीरिया होता है इट इज़ 3 to 5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो लार्जेस्ट होता है एंड RBC विल बी 7 माइक्रोमीटर। नर्व सेल जो है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है जो कि 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होता है। शेप ऑफ द सेल तुम लोग देख सकते हो, डिस्क, क्यूबॉइडल, रेगुलर एटसेट्रा, ठीक है। RBC की बात करती हूँ, RBC एक राउंड एंड बाइकॉनकेव कहलाएगा। वाइट ब्लड सेल विल बी एमोइबॉइड। कॉलमनार एपिथेलियल सेल जो है लॉन्ग एंड नैरो होंगे। मीजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल होंगे। नर्व सेल ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होंगे। ट्रैकीट जो है इलोंगेटेड होगा। हाँ जी, तो इतना सब मैंने जितना भी बताया है सब इंपॉर्टेंट है, सब बेसिक चीज़ें हैं। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू नाउ। हर एक चीज़ बहुत ईजिली बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। एंड अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर कोई भी डाउट है टू डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी इन द नेक्स्ट वन।